चिल्ड्रेन आज हम लोग आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताएंगे जो एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में हम सबसे पहले बताएंगे कि कितने तरीके के सॉलिड होते हैं। तो मेनली दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक होता है अमार्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। तो मेनली दो तरह की हमारे सॉलिड होते हैं, अमार्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रिस्टलाइन जो होता है दे आर इर्रेगुलर इन शेप, और जो क्रिस्टलाइन है दे आर रेगुलर इन shape. This is the first difference. अगर हम इसमें यूनिक डिफरेंस के बारे में बताएं कि सपोज दो सब्सटेंस रखे हुए हैं, ये एक सब्सटेंस ये रखा हुआ है और एक सब्सटेंस ये रखा है, दोनों पाउडर्ड फॉर्म में है। दोनों कैसे हैं? पाउडर्ड फॉर्म में है। और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस क्रिस्टलाइन होगा और कौन सा सब्सटेंस अमार्फस होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका उसका यही है कि इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट फाइंड कर लें। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? डज नॉट हैव sharp melting point, that means at a particular temperature amorphous substance get decomposed into black form। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे ये क्या होंगे? दे हैव sharp melting point, that means at a particular temperature they get converted into liquid like NaCl, like plastic, wood, रबर। अगर आप इनको हीट करें तो ये ब्लैक फॉर्म में चले जाएंगे, लेकिन आप इसको हीट करें तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा, जिससे हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि जो अमार्फस सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो दिस इज द यूनिक डिफरेंस बिटवीन अमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। So they do not have sharp melting point and they have sharp melting point. This is the basic difference. This is a basic and important difference between amorphous and crystalline solid. The third point, they have irregular geometry. They have रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब इनका जो पर्टिकुलर एक फिक्स शेप होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, हेक्सागोनल, बट इनका भी शेप जो है वो रेगुलर नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सूडो सॉलिड एंड दे आर ट्रू सॉलिड। सूडो सॉलिड मीन्स फॉल्स टाइप सॉलिड। ये देखने में सॉलिड लगता है लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड जैसे नहीं होती, और ये ट्रू सॉलिड होता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड जैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए ग्लास,
ग्लास देखने में सॉलिड होता है लेकिन ये सॉलिड नहीं होता। सुपर कूल्ड लिक्विड, जब हम लोग आइस ट्रे से जो आइस निकालते हैं वो सुपर एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है, लेकिन वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो सूडो सॉलिड है। क्लियर? यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी, और ये है एनआइसोट्रॉपी। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं। ये पार्टिकल्स है, यहां तक ऑर्डर रेगुलर दिख रहा है, बट यहां उसके बाद ऑर्डर इरेगुलर होता है। तो इसके इस प्लेन के अलॉन्ग और इस प्लेन के अलॉन्ग अगर हम सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को उसका मेजरमेंट करें, थर्मल कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, इनकी अगर हम सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करें तो यहाँ इस अरेंजमेंट तक, यहाँ देखिए इस अरेंजमेंट तक आपको अरेंजमेंट जो पार्टिकल का है वो रेगुलर दिख रहा है, बट इसके बियॉन्ड जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो रहा है? इर्रेगुलर हो रहा है। तो अगर हम इस प्लेन के अलोंग सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें तो यहां पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो सभी क्या होंगी? सभी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिकल हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, ionic mobility are found to be similar। ऐसी प्रॉपर्टीज जब किसी along one plane सभी प्रॉपर्टी की हम फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करें और वो फाउंड टू बी आइडेंटिकल सिमिलर, तो इसको बोलते हैं एस आइसोट्रॉपी। अब अगर हम यहां पे एनआइसोट्रॉपी की बात करें, एनआइसोट्रॉपी की बात करें यहां पे जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल वो कैसा है? रेगुलर है, माने ब्लू रेड पार्टिकल है। तो इनकी सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर दो तरह के पार्टिकल हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे इसको और तरीके से बताया जाए, जैसे आपके स्कूल्स में हाउस सिस्टम होता है, कोई रेड टी शर्ट पहनता है, कोई ब्लू पहनता है, कोई येलो पहनता है, तो इस तरह से वो टी शर्ट पहनते हैं। तो हम कहते हैं कि जैसे एक हाउस सिस्टम है और एक डायगोनल लिया मैंने, एक डायगोनल में एक क्लास में एक डायगोनल खींचा मैंने, एक डायगोनल खींचा और उस डायगोनल पे हमें
ब्लू टी शर्ट वाला भी बच्चा मिल गया, रेड टी शर्ट वाला भी मिल गया, ब्लैक टी शर्ट वाला भी मिल गया और ग्रीन टी शर्ट वाला भी मिल गया। लेकिन एक डायगोनल ऐसा खींचा जिसमें से ग्रीन टी शर्ट वाला बच्चा मिला, तो जब ग्रीन टी शर्ट वाला बच्चा मिलेगा तो इसकी जो इस प्लेन के अलावा अगर आप सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, आर आइडेंटिकल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक ही जैसा पार्टिकल मिल रहा है। लेकिन जब आप इसके अलोंग गए तो आपको पार्टिकल डिफरेंट मिल रहे हैं। तो जब आपको पार्टिकल डिफरेंट मिल रहे होंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या हो जाएगी, आर डिफरेंट। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए अलोंग वन प्लेन तो उसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी, और जब आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी। यहां पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहां पे देखिए जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो वेरी शॉर्ट है, और यहां पे जो रेगुलर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड होता है। और ये कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड होता है। तो ये हमारा एक बहुत यूनिक डिफरेंस है कि amorphous solid exhibit isotropy and crystalline solid they exhibit anisotropy. What is isotropy? Again I am going to explain. Isotropy एक ऐसा प्लेन जिसमें सभी पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपी। और जब किसी अलोंग वन प्लेन सभी पार्टिकल की जो डिफरेंट पार्टिकल हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग एनआइसोट्रॉपी। तो ये हमने क्लासरूम में बताया कि हाउस सिस्टम में जब आपके एक अलोंग प्लेन जब 4 स्टूडेंट डिफरेंट टी शर्ट में पहने बैठे होंगे तो उनकी सभी की जो प्रॉपर्टीज होंगी अलग होंगी, और अलोंग अगर वन डायगोनल में सभी एक ही जैसे स्टूडेंट मिल जाते हैं एक ही टी शर्ट वाले तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। तो ये यूनिट 1 हुआ आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी में क्या, तो जिसमें आपने मेनली 5 डिफरेंस पढ़े कि अमॉर्फस क्या है, इरेगुलर इन शेप है, क्रिस्टलाइन क्या है, रेगुलर इन शेप। अमॉर्फस जो होता है वो शॉर्ट रेंज सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड होता है। इसे हम लोग इसमें आइसोट्रॉपी होती है और क्रिस्टलाइन में एनिसोट्रॉपी होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, डिफ्यूज होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट that is what is crystal lattice. What is crystal lattice? What is crystal lattice? सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये 3 डायमेंशन, किसी भी 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 एक्सिस चाहिए। अगर हम यहां पे एक स्मॉल एक हम क्यूब फॉर्म करें और इन क्यूब में यहां पे 3 डायमेंशन में ये पार्टिकल्स रखे गए हैं और
और इस क्यूब को एक हम ब्रिक मान लें कि ये हमारी ब्रिक है, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, ब्रिक, रेड कलर की ब्रिक है। और अगर हम इस ब्रिक को x, y, z में रिपीट करते जाएं, इस ब्रिक का रिपीटिशन कर दें, इसका रिपीटिशन कर दें, रिपीट करते जाएं, रिपीटिशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे आपने ब्रिक कहा, इन 3 डायमेंशन रीजन। तो हम इसका रिपीटिशन करते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई जेड में और वाई में, इसको रिपीट करते जाएं। तो अगर एक रूम को बनाना है तो एक रूम को बनाने के लिए एक ब्रिक लेते हैं और ब्रिक को इस x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जब हम इसको अरेंज करके जाते हैं तो एक हमें क्यूब जैसा रूप मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ, इट इज द रिपीटिशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल जिन्हें हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इट इज द रिपीटिशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड 3 डायमेंशनल। It is the repetition of the smallest unit in which the particles are arranged 3-dimensionally and give rise a particular shape or geometry known as crystal lattice or space lattice। मतलब अगर एक रूम में हम अगर ब्रिक की बात करें तो एक ब्रिक जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टल का, और जो क्रिस्टल है वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। तो अगर हम रूम तो देखें तो रूम हमारा क्रिस्टल लैटिस है और जो इसकी ब्रिक है वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या हुआ, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एक यूनिट सेल बेसिकली क्या है, ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं, ये जो कॉर्नर हैं इनको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये लैटिस पॉइंट्स क्या है, which are occupied by atom, molecule, ion। जो एटम भी इसमें ऑक्युपाई कर सकता है, मॉलिक्यूल भी कर सकता है, वो आयन भी कर सकता है। तो वो तो टाइप ऑफ सॉलिड की बात होगी। अगर एटम आया तो वो मेटालिक सॉलिड है, मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयन से तो वो आयनिक सॉलिड है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड 3 डायमेंशनली। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में क्या क्या चीज रहती है, एक यूनिट सेल में क्या क्या चीज आ सकती है? एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एज लेंथ होता है, जिसे हम लोग साइड लेंथ भी बोलते हैं, साइड। दूसरा क्या होता है? कॉर्नर होते हैं। तीसरा क्या होते हैं? एजेस होते हैं, या कॉर्नर बोल के एजेस बोल सकते हैं। फिर क्या होता है? बॉडी डायगोनल भी होता है। फिर क्या होता है? फेस डायगोनल होता है। फिर क्या होता है?
फेसेस होते हैं, ठीक, और बॉडी सेंटर होता है। मतलब एक यूनिट सेल में नॉर्मली कितनी चीजें होती हैं, तो हम सबसे पहले बताते हैं कॉर्नर कितने हैं। अब देखिए कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें कितने कॉर्नर हो गए, आपके 8 कॉर्नर हो गए। एजेस क्या है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एज क्या है, एज को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि जब दो कॉर्नर को व्हेन वी कंबाइन टू लैटिस पॉइंट, अगर हम दो लैटिस पॉइंट को हम कंबाइन कर दें, लैटिस पॉइंट, देन एज इज फॉर्म। माने जब हम दो लैटिस को कंबाइन किया तो ये हमने बोला एज, जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एज हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारी 12 एजेस हो गई। 1, देखिए हम प्रूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारी कितने एजेस हो गई, 12। अब हमारे बॉडी डायगोनल कितने हुए, अब एक पर्टिकुलर एक रूम ले लीजिए, एक रूम में कितने कॉर्नर होंगे बताइए। अगर एक रूम देखें तो कितने कॉर्नर होंगे, आप रूम के हर कॉर्नर को, इस कॉर्नर को हमने इस कॉर्नर के साथ मिला दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला दिया, एक बॉडी डायगोनल। हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया, इस वाले, तो 2 मिल गए। अब हम देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा उठाएं और इस कॉर्नर को, अगर हम ये कॉर्नर ले जाएं तो इस कॉर्नर को हम किससे मिला देंगे, ये वाले कॉर्नर से मिला देंगे, और जो आपका ये होगा वो जाकर के इस कॉर्नर से मिलेगा। तो 1 2 3 4, 1 बॉडी डायगोनल, 2 बॉडी डायगोनल, 3 बॉडी डायगोनल, 4, तो यानी कि एक यूनिट में 4 बॉडी डायगोनल होंगे। अब जरा हम फेस की बातें, फेस के बारे में बताते हैं, फेसेस कितने होंगे, तो इसके अलग से स्ट्रक्चर मान बताएं। तो अगर आप एक रूम की हर वॉल को देखें तो एक वॉल ये है, एक फेज ये हो सकता है, एक फेज ये हो सकता है, 2, एक इसके सामने वाला 3, एक इसके सामने वाला 4, एक आपकी छत हो गई और एक आपका नीचे फ्लोर हो गया। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये क्या है, ये टॉप है, ये क्या है, बॉटम है। तो 1 2, ये क्या है, राइट है, ये है लेफ्ट, और एक आपका ये हो गया, ये पूरा का पूरा। देखिए जरा, मैं इसको अलग अलग कलर्स दिखा रहा हूं। एक आपका ये फेस हो गया, फेस 1, एक आपका ये फेस हो गया 2, एक आपका ये फेस हो गया 3, और एक आपका ये फेस हो गया 4, और एक पूरा का पूरा ये 5, और एक पूरा का पूरा ये 6। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारा एक यूनिट सेल में 6 फेजेस होंगे। और फेज डायगोनल क्या है, अगर हम इन फेज के, एक फेज सेंटर के जितने कॉर्नर को मिलाएं, एक ये कॉर्नर मिला रहे हैं, एक ये कॉर्नर मिला रहे हैं, तो हमारे कितने फेज डायगोनल हो गए, 2। तो एक फेज में 2 है, 1 फेज में 2 फेज डायगोनल है, तो 6 फेज में कितना होगा, 6 फेज में हमारे 12 फेज डायगोनल होंगे।
और एक हमारे बॉडी के सेंटर पे एक बॉडी सेंटर होगा। तो ये तो हमने आपको बताया एक यूनिट सेल में कितनी चीजें होती हैं। क्लियर? अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कितने तरीके की यूनिट होती है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, दो तरह की यूनिट होती है। एक होती है नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। ये मेनली तीन तरह का होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग बीसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं और इसको सीसीपी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और एक है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी। देखिए, अगर हम नॉन सेंटर्ड यानी कि प्रिमिटिव टाइप की बात कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव टाइप जो है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। और इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि आप ये जान चुके हो कि ये अगर पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे हैं, अगर कोई क्रिस्टल में वो जो जिस यूनिट से मिलकर बना है और उसमें पार्टिकल्स हमेशा किसमें हो, सिर्फ कॉर्नर पे हो, तो ऐसे हम यूनिट को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसीलिए इसको नॉन सेंटर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल किसी के सेंटर पे नहीं है, ना तो बॉडी के सेंटर पे ना तो फेस के सेंटर। जो बॉडी सेंटर है, माने जो हमारा पार्टिकल होगा वो कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पे होगा। तो हम यहां पे एक चीज और बता दें, इसे पूछें कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट, तो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट जो ये जहां पे पार्टिकल्स रहते हैं, तो लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 9 यानी 9। यहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पे है, इसमें लैटिस पॉइंट कितने हो गए, इसमें लैटिस पॉइंट 9 हो गए। एफसीसी क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ, हमने पार्टिकल कॉर्नर पे बना दिए, सॉरी पार्टिकल मैंने कॉर्नर पे बनाए, कॉर्नर के साथ साथ हमने हर फेस के सेंटर पे भी बना दिए, और हर फेस के सेंटर पे बना दिए, तो यहां पे लैटिस पॉइंट कितने हो गए, लैटिस पॉइंट हो गए 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर पे, तो टोटल कितने हो गए, यहां पे लैटिस पॉइंट हो गए 14। और जो लास्ट है ईसीसी, वहां पे पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर पे रख दीजिए। एक यहां पे रख सकते हैं और एक यहां पे रख सकते हैं, एक यहां 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 रख सकते हैं।
माने किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर पे आप रख दीजिए तो इसको बोलते हैं ECC। तो इसमें लैटिस पॉइंट कितना होगा 10। तो ये तो हमने बताया आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वो सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। थैंक यू।